नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात करेंगे आज से आपके गणित की 12वीं प्रश्नावली यानी वृत्त के बारे में। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नावली को, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपके 6 नंबर का प्रश्न आने के चांसेस भी हैं और साथ में 3 नंबर का तो निश्चित तौर पे आना ही है। तो नए सिलेबस के अनुसार, नए रिवाइज सिलेबस के अनुसार जो जो आपके इस पार्ट में रखा गया है उसको अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि पहले अपन बात करेंगे इसके बेसिक के बारे में। क्योंकि जब भी अपना कोई प्रश्नावली पढ़ते हैं उसका अगर बेसिक क्लियर होता है तो अपने को प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है और फिर अपन जल्दी से उसको भूलते भी नहीं है। तो शुरू करते हैं उसी तरह फिर से अपन बेसिक से वर्त के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर अपन करेंगे इसके सवाल। तो देखते हैं, सबसे जो पहले अपन बात करना है वर्त के बारे में। तो देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। वर्त आपने बहुत सारी आकृतियां देखी होगी वर्ताकार, जैसे देखा होगा चूड़ी, प्लेट, ठीक है, जो टायर होते हैं, साइकिल का टायर देखा होगा, उसकी रिम देखी होगी। तो इस आकार की ये सारी आकृतियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है एक वर्त है। ये क्या है? वर्त। ठीक है, अब यहां पर आपको वर्त के बारे में पता चला। वर्त का एकदम बीचों बीच का बिंदु, एकदम बीच का बिंदु, ये क्या कहलाता है? वर्त का केंद्र कहलाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। ये होता है केंद्र। जब अपन पेज में, कॉपी में जब अपन कोई वर्त बनाते हैं तो वर्त बनाने के लिए अपन प्रकार को काम में लेते हैं, और प्रकार की नोक जहां पर रख के अपन वर्त बनाते हैं, वो प्रकार की नोक जहां पर रखी होती है वो होता है इस वर्त का केंद्र। क्या समझ में आया? उसका वर्त का केंद्र। अब देखो, ये वर्त और केंद्र के बारे में समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं त्रिज्या के बारे में। अब अपने को पढ़ना है त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होती है? देखो, ये अपना केंद्र हो गया वर्त। केंद्र, और जो ये बाहर वाला भाग है ये कहलाता है इसकी परिधि। ये क्या चीज है? ये है इसकी परिधि। ठीक है, ये जो गोल गोल लाइन आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, जैसे अपने चूड़ी देखा होगा, कांच की जो चूड़ी होती है, जिस भाग में कांच लगा है वो क्या है? उसका परिधि है। ठीक है, इसी तरह अपन बात करें, ये वर्त का केंद्र हो गया और ये परिधि हो गया। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा, जैसे मान लो आप यहां खींच दो, किधर भी खींच दो, ये क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या। चाहे तो आप किधर से भी इसको यहां से मिला सकते हैं, यहां से मिला सकते हैं। ये सारी देखो कहां से मिल रही है? ये केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके बाद में थोड़ी सी आगे और। इसके बाद में अपने को देखना है जीवा के बारे में। किसके बारे में? जीवा के बारे में। अब जीवा क्या होती है? यहां तो देखो, वर्त के केंद्र और परिधि को एक जगह टच करती है। परिधि को एक बार ही टच करी यहां पर। ठीक है, जब परिधि को दो बिंदु पर टच करने वाली रेखा, सीधी रेखा जो होती है, जैसे यहां से यहां तक टच करने वाली, ये क्या होगी? एक जीवा होगी। ये ए बी क्या है? एक जीवा है। ये यहां से खींच दिया, ये भी एक टच कर रही है, ये भी क्या है? एक सीडी भी एक जीवा है। सीडी भी क्या है? एक जीवा है। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये तो हो गया जीवा। अगर अपन इसको वर्त को, मान लो कोई वर्त ऐसा बनाते हैं जहां पर कोई जीवा केंद्र से जाए, बिल्कुल केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से जाती हुई एक ऐसी रेखा खींचे जो परिधि को दोनों भागों पर टच करे, इधर भी और इधर भी। तो ये जो ए बी रेखा खींची है, ये जीवा तो है ही है। ये क्या है? परिधि को दोनों तरफ टच करने वाली हर रेखा क्या कहलाती है? सरल रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन अगर परिधि को दोनों भागों से टच करते हुए केंद्र से खींची गई रेखा होती है जो, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। व्यास भी एक जीवा है। ठीक है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, आपसे पूछे वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? उसका व्यास होती है। व्यास से बड़ी आप कोई जीवा इसके अंदर नहीं खींच सकते। व्यास से बड़ी कोई भी जीवा वर्त के अंदर नहीं खींची जा सकती। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आपको पता चला वर्त क्या होता है, वर्त की परिधि क्या होता है, वर्त का केंद्र क्या होता है। ठीक है, ये वर्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, जीवा किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं, ये अपने को। अब देखो, बात करते हैं वर्त के अंदर केंद्र एक ही होता है, वर्त का केंद्र एक ही होता है, और जो वर्त के क्या होता है? बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु होता है। जीवाएं कितनी हो सकती है? सॉरी, त्रिज्याएं कितनी हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है। जीवा कितनी खींच सकते हैं? जीवाएं भी बहुत सारी खींची जा सकती है, अनंत खींचे जा सकती है। व्यास कितने खींचे जा सकते हैं? व्यास भी बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। देखो, इससे जरूरी थोड़ी आप इसको ऐसे खींच दो, ये भी जा रहा है देखो सीधी रेखा। तो इस तरह से इससे कितने भी व्यास खींचे जा सकते हैं। ठीक है,
अब देखो आगे की जो बात करते हैं उस बात को आप बहुत ध्यान से समझना है। ये एक वर्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। जो अंदर का भाग होता है वर्त का, देखो ये गोल जो भाग है, अंदर का जो भाग है वो कहलाता है अभ्यंतर, अभ्यंतर भाग, और जो बाहर का भाग है वो कहलाता है बहिर्भाग। क्या कहलाता है? बहिर्भाग। वर्त के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर या अंतः भाग। बाहर वाला भाग कहलाता है बहिर्भाग, ठीक है। ये जो अंदर का इतना इतना क्षेत्र है सारा का सारा, जैसे मान लो आपने कोई प्लेट ली है, तो प्लेट के अंदर अंदर जो भी चीज है वो क्या है? उसके अंदर की भाग, और प्लेट से बाहर कोई चीज रख दिया वो क्या हो गया? बाहर के वो क्या हो गया? बहिर्भाग, ठीक है। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब वर्त का जो केंद्र होता है वो कहां पर है? क्या वो अभ्यंतर भाग में है या बहिर्भाग में? तो आपने देखा ये अंदर के भाग में होता है। वर्त का केंद्र कहां होता है? अंदर। तो ये अंतः भाग में कहां है? इसके अभ्यंतर या अंतः भाग में। वर्त की जो त्रिज्या होती है वो भी कहां होती है? अभ्यंतर भाग में। वर्त की जीवा भी कहां होती है? अभ्यंतर भाग में। वर्त का व्यास भी कहां होता है? अभ्यंतर भाग में। अगर मान लो यहां पर मैंने कोई बिंदु P लिया है, तो ये P क्या है? बिंदु अभ्यंतर है या बहिर्भाग में? ये बहिर्भाग में। वर्त का अंदर अंदर तो इतना ही था। ये जो बिंदु केंद्र है वो अंतः भाग में, लेकिन बिंदु P क्या है? बहिर्भाग में है, ठीक है। अब है एक समतल पर स्थित वर्त। समतल पर स्थित वर्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। 3 भागों में विभाजित करता है। अब ये कैसे करता है उसको अपन समझते हैं। ये बहुत बच्चों के कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अपने आप पर्सनाली में भी पढ़ेंगे। देखो क्या ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो वर्त है, ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो भाग देखो इसका अभ्यंतर भाग। पहला कौन सा हो गया? अभ्यंतर भाग, यानी अंदर का भाग। दूसरा देखो कौन सा भाग हुआ इसका? ये वाला भाग बहिर्भाग। कौन सा हो गया? बहिर्भाग। दूसरा भाग हो गया इसका बहिर्भाग। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिक्कत करता है वो ये वर्त खुद ही है। एक देखो वर्त के अंदर का भाग हो गया, एक बाहर का भाग, और एक ये वर्त वाला भाग। जैसे अपन मान लो एक चूड़ी लेते हैं, कांच की चूड़ी, तो एक तो कांच की चूड़ी के बाहर वाला भाग, एक कांच की चूड़ी जो कागज के ऊपर रखी उसका अंदर वाला भाग, और एक चूड़ी जो जहां जहां कांच लगा हुआ है वो खुद भी तो एक भाग है उसका। तो ये इस तरह से 3 भागों में उसको विभाजित करता है, ठीक है। तो एक समतल पर स्थित वर्त उसको कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। एक अंदर अभ्यंतर भाग, बहिर्भाग और वर्त खुद, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब देखो थोड़ी सी जानकारी और आगे प्राप्त करते हैं चाप के बारे में। किसके बारे में? चाप के बारे में। जैसे मैंने एक वर्त बनाया, एक वर्त बनाया, अगर वर्त का मैं इतना सा टुकड़ा लेता हूं ये, तो ये इसका कहलाता है चाप। जैसे मान लो कांच की चूड़ी का इतना सा टुकड़ा, गोल वाला टुकड़ा, इसी तरह होना चाहिए गोल वाला टुकड़ा, ये कहलाता है इसका चाप। ये क्या कहलाता है? चाप। इधर वाला भी चाप है, ये छोटा चाप है तो इसको अपन कह देते हैं लघु चाप। लघु का मतलब होता है छोटा, और इसका नाम है दीर्घ चाप। ये क्या कहलाता है? दीर्घ चाप। अगर दोनों चाप बराबर होते हैं तो वो अर्धवर्त होता है। अगर मान लो ये चाप है, ये कोई चाप आपने इतना बनाया, जैसे मान लो ये व्यास से जाते हुए ये इसका केंद्र है। अब ये वाला चाप है, ये इतना इतना चाप, ये चाप और ये चाप बराबर, अगर व्यास से खींचा गया कोई चाप है तो वो वर्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, अर्धवर्त के बराबर होगा ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, केंद्र, उसके बाद परिधि, और वर्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वर्त को 3 भाग होते हैं, एक अभ्यंतर भाग, एक बहिर्भाग और एक वर्त का खुद का भाग। तो समतल पर स्थित वर्त उसको 3 भागों में बांटता है, एक अभ्यंतर, एक बहिर्भाग और एक वर्त खुद। आपको ध्यान रखना है चाप के बारे में। एक लघु चाप, यानी ये छोटा सा चाप होता है, इसको चाप बोलते हैं, या चाप की लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक ये बड़ा चाप। अगर दोनों चाप बराबर होते हैं, एक वर्त के अंदर 2 ही चाप हैं, ठीक है, और दोनों चाप क्या हैं? बराबर हैं, यानी व्यास से खींचे गए चाप है, तो वो कौन से होंगे? वो कहलाएंगे अर्धवर्त के चाप, ठीक है। तो ये था इसके बारे में बेसिक जानकारी। तो शुरू करते हैं इसके बाद में पॉइंट 1 प्रश्नावली
जिसको आपको अगर बेसिक पीछे वाला आपने लगातार देख रहा है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये भी एक तरह से 12.1 जो अपन शुरू करने जा रहे हैं 12.1 11.1 नहीं 12.1, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखते हैं इसका जो पहले जो आपके दिए गए हैं ये बेसिक ही है आपका। ये जो रिक्त स्थान दिए गए इस बार आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो रिक्त स्थान को भी आपको अच्छी तरह करना है। देखिए अपन उसको बेसिक को ही क्लियर करते हुए वापस वो सवाल पढ़ते हैं, क्या अपने से ये आसानी से हो पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है खाली स्थान भरिए, तो पहला जो प्रश्न दिया है वर्त का केंद्र वर्त के में स्थित होता है, यानी यह बहिर्भाग में स्थित होता है या अभ्यंतर में। वर्त का केंद्र कहां पर स्थित होता है, तो आपने ये पढ़ा था सबसे पहले कि वर्त, ये वर्त है, इसका केंद्र कहां होगा, इसके अंदर यानी अभ्यंतर भाग में। तो इसका जो खाली स्थान आएगा वो क्या आएगा, वर्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, यानी आपको यह कहा हुआ है, इसको प्रश्न को आप अच्छी तरह समझें। एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी, एक बिंदु है जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी क्या है, त्रिज्या से अधिक है। यहां तक पहुंचेंगे तब तक तो त्रिज्या ही आएगी, केंद्र और परिधि के बीच। ये कह रहा है इससे भी दूर है, तो इससे दूर यहां पर हो गया। ये कोई बिंदु है P, ये यहां पर है, यानी त्रिज्या से भी देखो। सब इस सवाल को अच्छी तरह समझो। एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी, ये वर्त का केंद्र है, दूरी त्रिज्या से अधिक है, यानी यहां तक त्रिज्या से भी बड़ी है। तो किधर भी खींच के देख लो आप, त्रिज्या से बड़ी लाइन ले जाओगे तो वो वर्त के केंद्र से वर्त से बाहर ही जाएगी। तो आपसे पूछा हुआ है तो वर्त में स्थित है, तो वो बिंदु कहां पर स्थित है, बहिर्भाग या अंतर्भाग। तो अपन क्या लिखेंगे, बहिर्भाग। कहां पर स्थित है, बहिर्भाग में स्थित है, अंदर नहीं है, ध्यान रखना। ये वर्त से बाहर चला गया। ये अपने पहले का चित्र बनाया, चित्र से समझते जाओ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या होती है। आपने ये पढ़ा था, वर्त की सबसे बड़ी जीवा मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, जो केंद्र से जाए और केंद्र से दोनों तरफ वर्त को, परिधि को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है इसका व्यास। क्या कहलाती है, व्यास। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा व्यास। यानी वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की व्यास होती है, व्यास से बड़ी कोई भी वर्त के अंदर जीवा नहीं होती है। अगला है, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखो ये प्रश्न इस तरह से कहा हुआ है, एक चाप है, वो कैसा चाप होगा बताओ, जब उसके सिरे एक वर्त के व्यास के सिरे हों। तो ये चाप बताओ कौन सा होगा। चाहे ये चाप यहां से आप लेके और यहां तक ले लो, चाहे ये यहां से लेके और यहां तक ले लो। ठीक है, अगर ये व्यास है तो दोनों ही सिरे क्या होंगे, अर्धवर्त होंगे। क्या होंगे, अर्धवर्त। तो यहां पर अपन लिख देंगे अर्धवर्त। ठीक है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है, अर्धवर्त होगा। देखो जब आपको कहा है एक चाप अर्धवर्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के हों, जब व्यास के सिरे होंगे तो ये अपने आप ही क्या होगा, एक अर्धवर्त होगा। इसके बाद अगला जो लास्ट अंतिम पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, पांचवा खाली स्थान दिया हुआ है, एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। आपको मैंने जैसे ही बताया था कि एक वर्त है, ये एक तल पर स्थित है। मान लो कागज के ऊपर आपने एक वर्त बनाया, अब उस कागज के कितने भाग हो गए, एक पेज के ऊपर मान लो आपने वर्त बना दिया, तो पेज का जो वर्त है वो 3 भाग हो गए। एक तो ये हो गया अभ्यंतर भाग, दूसरा हो गया बहिर्भाग, और एक ये खुद वर्त भी तो एक इसका भाग है। जहां पर आपने पेंसिल से वर्त बनाया है तो वो पेंसिल वाली लाइन एक भाग हो गई, एक उस वर्त के अंदर वाला ये भाग हो गया और एक इसके बाहर वाला भाग। पेज का जो बाकी बचा हुआ वर्त के बनाए हुए भाग के अलावा जो भाग बचा हुआ है वो इसका बहिर्भाग। तो कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 3 भागों में। कितने में, 3 भागों में। एक तो होता है इसके अंदर वाला भाग, एक बाहर वाला, और एक ये खुद जो परिधि अपने बनाएंगे उसके भाग। तो ये था इसका पहला जो प्रश्न था। आपको खालिस्तान भरने थे और खालिस्तान आपको चित्र से समझाए, ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखो क्या कहा हुआ है, सत्य और असत्य लिखिए। सत्य है या असत्य उसका कारण भी आपको बताना है। तो देखो इससे अपने क्या होगा, पेपर में आपके सत्य और असत्य तो नहीं आने वाले, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। देखो इन प्रश्नों से क्या होते हैं, सत्य असत्य, आपके जो डाउट्स इसके अंदर क्रिएट हो रहे हैं वो सारे क्लियर होंगे और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो दिया हुआ है, केंद्र को
वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। देखो केंद्र को कहां से, परिधि पर कोई स्थित बिंदु है वहां से मिलाना। जैसे मान लो यहां पर कोई वर्त है, ठीक है, ये वर्त का केंद्र हो गया, केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा, क्या ये त्रिज्या होती है? हाँ, ये त्रिज्या ही होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो त्रिज्या ही कहलाती है। तो ये बात क्या हुई? सत्य हुई। ये इसका कारण हो गया। दूसरा सवाल है, एक वर्त में समान लंबाई की 4 जीवाएं होती है। क्या 4 ही जीवा होती है? मैंने आपको कहा था समान लंबाई की बहुत सारी जीवाएं होती है और समान लंबाई की भी अनंत जीवाएं खींचे जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 बिंदु ले लो आप बराबर दूरी पर तो उससे अनंत रेखा यहां पर खींच सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो एक वर्त लिया, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन अनंत क्या खींच सकते हैं? समान लंबाई की जीवाएं एक वर्त के अंदर खींच सकते हैं। तो बताओ ये सत्य हुआ या असत्य है? तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि एक वर्त में समान लंबाई की अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है क्या? नहीं होता। ये क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? इसका कारण देखो, एक वर्त है, ठीक है, ये एक वर्त खींचा मैंने, यहां देख लेते हैं, एक वर्त खींचा, इसको बराबर 3 भागों में, पहला, दूसरा और 3 भाग, तो ये 3 चाप हो गए। देखो, एक, दूसरा और ये तीसरा, तीनों बराबर बराबर लंबाई के, तीनों समान चाप है, लेकिन दीर्घ चाप नहीं कहेंगे। दीर्घ चाप कब कहते हैं? अगर ये 2 ही चाप होते हैं ना, एक ये छोटा चाप और ये बड़ा चाप, तब ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप होता। लेकिन तीनों यहाँ पर बराबर है, तो बराबर में पर कोई भी नहीं कह सकते कि ये दीर्घ है या लघु चाप है। तो तीनों बराबर है, तो इसलिए ये क्या है? असत्य है। तीनों चाप बराबर है, दीर्घ चाप नहीं है। इसके बाद देखो, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, क्या वो व्यास होता है? बिल्कुल वही होता है। देखो, एक वर्त है, ये वर्त है, इसका ये केंद्र है, एक इधर त्रिज्या और एक इधर त्रिज्या, ये त्रिज्या की दुगनी होगी। एक ऐसी जीवा खींची है, देखो, एक ऐसी जीवा जो त्रिज्या की दुगनी होती है। वैसे ही अपने को पता है व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो एक जीवा का दुगना भी क्या होगा? देखो, एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, एक ऐसी जीवा जिसकी लंबाई क्या है? त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो त्रिज्या का दुगनी हो जाए, जिसकी लंबाई क्या हो जाए? त्रिज्या की दुगनी। एक ऐसी जीवा जिसकी त्रिज्या की दुगनी है, जो त्रिज्या है उससे दुगनी लंबाई है, तो वो व्यास होगा। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। कोई ऐसी जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है और व्यास भी क्या होता है? त्रिज्या से दुगना ही होता है। इसके बाद वर्त एक समतलीय आकृति है क्या? समतल का मतलब एक कागज के ऊपर आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये 3D नहीं है। सिर्फ इसमें 2 ही चीजें होती है जिसके अंदर 2 अक्ष ही काम है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर जेड अक्ष भी काम में आता है, तीनों अक्ष, तब अपन क्या कह देते हैं? ये असत्य है। लेकिन यहां पर ये क्या है? सत्य है। समतलीय आकृति मतलब आप किसी समतल के ऊपर देखो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जैसे पेज अपना बिल्कुल समतल होता है, क्या पेज के ऊपर आप वर्त नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो ये क्या है? एक समतलीय आकृति होता है। वर्त एक समतलीय आकृति होता है। उसके बाद अगला देखो, छठा जो दिया हुआ है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल में एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर हो, एक व्यास कहलाता है क्या? बात बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ये बहुत देखो, क्वेश्चन को समझना है। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, एक तल पर एक उन बिंदुओं का समूह लेना है जो एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर, एक बिंदु है यहां से बराबर बराबर दूरी पर, सभी बिंदु ले लो, इससे बराबर दूरी पर एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक यहां, ये बराबर बराबर, सारे बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो क्या एक व्यास बनेगा? क्या व्यास नहीं बनेगा भाई साहब, ये क्या बनेगा? वर्त बनेगा। क्या बनेगा? एक वर्त बनेगा, व्यास नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि एक बिंदु, स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर बिंदु का समान अचर दूरी पर बिंदु क्या होते हैं? एक वर्त बनाते हैं, व्यास नहीं बनाते। क्या बनाते हैं? सारे के सारे बहुत सारे बिंदु पास में बना देंगे तो एक वर्त बन जाएगा, व्यास नहीं बनेगा। इसने कहा व्यास बनेगा, तो व्यास का कहते गलत हो गया। अगर यहाँ वर्त लिखा होता तो क्या हो जाता? सत्य हो जाता। इसके बाद अगला दिया है, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, क्या वो त्रिज्या होती है? क्या जीवा का है? तो जीवा तो वर्त के दोनों स्थानों पर मिलनी चाहिए। ऐसी थोड़ी होती है जीवा, ये तो जीवा ही नहीं। जीवा तो वर्त के दोनों भागों पर टच होनी चाहिए। ऐसी जीवा जो क्या है? वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, क्या वो त्रिज्या कहलाती है? क्या त्रिज्या नहीं कहलाती है। जिस पर केंद्र स्थित होता है वो जीवा कहलाती है, उसका व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ये क्या है? असत्य है।
तो ध्यान से देखो, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखी है। पहला तो ये क्या है कि वृत्त और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है, बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखो, इसने कहा था एक वृत्त में समान लंबाई की 4 जीवाएं खींची जा सकती है, नहीं, बहुत सारी खींच सकते हैं। इसके बाद अगला है, एक वृत्त पर 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो क्या तीनों जो चाप बनेंगे वो दीर्घ चाप होंगे? बिल्कुल नहीं, तीनों बराबर होंगे। इसके बाद है अगला, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी है तो क्या वो व्यास होती है? बिल्कुल, वो व्यास ही होती है। इसके बाद अगला है, क्या वृत्त एक समतलीय आकृति है क्या? हाँ, समतलीय आकृति, एक समतल पर बना सकते हैं तो ये समतलीय आकृति है। इसके बाद है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर हो तो क्या व्यास कहलाता है? नहीं, वो एक वृत्त कहलाता है। अंतिम जो था वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, क्या वो त्रिज्या होती है? जिस पर केंद्र स्थित होता है वो जीवा व्यास कहलाती है, त्रिज्या नहीं कहलाती। तो ये क्या है? असत्य है। तो ये थे आपके सारे के सारे सत्य और असत्य कारण सहित। तो ये थी आपकी पूरी 12.1 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 2 ही सवाल है इसके अंदर, पहले में आपको रिक्त स्थान भरना है और दूसरे में सत्य असत्य आपको बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जिसमें आपने सीखा बेसिक और साथ में इसके 12.1 के जो प्रश्न उत्तर थे उसके बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।